आपके सामने कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के आए हैं 2022 और 23 के पेपर के लिए। और आपको यही 2022 और 23 के पेपर के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, समष्टि अर्थशास्त्र के। पहला क्वेश्चन ये होता है कि स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताओ। स्टॉक और प्रवाह, अच्छा इसका डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, निश्चित समय बिंदु, और जो प्रवाह होता है वो एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है। ये इसका पहला डिफरेंस है। दूसरा इसका डिफरेंस ये होता है कि स्टॉक जो है यह एक स्थैतिक धारणा है, स्थैतिक यानी स्थैतिक धारणा है। और जो प्रवाह है यह एक गत्यात्मक धारणा है, गत्यात्मक डायनेमिक धारणा है। तीसरा जिसका डिफरेंस है वो क्या है कि स्टॉक में समय काल नहीं होता, इसमें समय काल नहीं होता, और इसमें समय काल होता है। चौथे में इसका डिफरेंस है जैसे मुद्रा, आय आदि, संपत्ति भी कह सकते हो आप, आदि सब में लिख सकते हो आप। अच्छा इसमें क्या होता है, उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण आदि, ये इसका उदाहरण है और ये भी इसका उदाहरण है। अब ये चार डिफरेंस आपको पेपर में करके आने हैं। एक बार मैं आपको इंग्लिश में बोल देता हूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक इज ए वेरिएबल व्हिच इज मेजरेबल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाइल flow is a variable, it is measurable at a period of time. Secondly, it is a static concept and it is a dynamic concept. It has no time dimension while it has time dimension. And examples money, income and wealth etc. Examples consumption, expenditure, capital formation etc. अब सेकंड क्वेश्चन आपका होता है कि मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में अंतर बताओ। मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में अंतर बताओ। अब आप देखिए, इस समय हम मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं की बात करेंगे। मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं में अंतर, हम इसकी बात करेंगे इस समय। मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में अंतर क्या होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। और ये मध्यवर्ती वस्तुएं और यह है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं, देखिए पहला इसका डिफरेंस क्या होता है कि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के अंदर होती हैं। ये वस्तुएं कहाँ होती हैं, परिसीमा में होती हैं। परिसीमा में बाउंड्री होता है, और ये वस्तुएं होती हैं परिसीमा से बाहर होती हैं। ये इसका पहला डिफरेंस हुआ, ये परिसीमा में होती हैं और ये परिसीमा से बाहर होती हैं। दूसरा डिफरेंस इसका ये है, मध्यवर्ती वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है और अंतिम वस्तुओं की पुनः बिक्री
नहीं होती है। तीसरा इसका डिफरेंस ये होता है कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं इनका प्रयोग किसी भी दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग दूसरी वस्तु के निर्माण के लिए, उत्पादन या निर्माण के लिए किया जाता है और इनका प्रयोग अंतिम रूप से किया जाता है, अंतिम रूप से किया जाता है। और जो तीसरा डिफरेंस आपका ये हो गया। और चौथा डिफरेंस जो है वो ये है कि ये इन वस्तुओं से मूल्य वृद्धि होती है, मूल्य संवर्धन होता है। संवर्धन का मतलब होता है वैल्यू एडेड, संवर्धन होता है और इससे मूल्य संवर्धन नहीं होता, मूल्य संवर्धन नहीं होता। अब इस तरह से इसके 4 डिफरेंस हैं। आपको मेरे पीछे वाली वीडियो में अगर आप जाएंगे तो इन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं और आसानी से मैंने सब समझाया भी है। आप और अच्छी तरह से मेरे वीडियो में जाकर के समझ सकते हैं। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि साधन आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है। साधन आय और हस्तांतरण आय में डिफरेंस आपको बताना है। ये देखिए साधन आय क्या है और हस्तांतरण आय क्या है। क्वेश्चन, साधन आय एवं हस्तांतरण आय, इनके बीच में अंतर बताने हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से एक साइड तो साधन आय लिखना है और एक साइड आपको हस्तांतरण आय लिखना है। देखिए साधन आय दो तरफा भुगतान है, ये दो तरफा भुगतान है। यह एक तरफा भुगतान है। साधन आय यह अर्जित आय है, अर्जित अर्न इनकम। यह अनर्जित आय है। तीसरा इसका डिफरेंस, साधन आय के संघटक हैं। संघटक, एक तो इसका संघटक है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा परिचालन अधिशेष और तीसरा मिश्रित आय। ये वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से समझाया है। मेरे वीडियो में जाओगे ना तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। सबकी डेफिनेशन में दे रखा है। और यहां संघटकों में क्या है, एक पहला संघटक है स्वैच्छिक हस्तांतरण, दूसरा है बाध्य हस्तांतरण, तीसरा है चालू हस्तांतरण और चौथा है पूंजीगत हस्तांतरण। चौथा डिफरेंस इसका यह है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। एक बार मैं आपको इसको इंग्लिश में बता देता हूं। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फर्स्ट नंबर, इट इज ए बायलैटरल पेमेंट एंड इट इज ए यूनिलैटरल पेमेंट। इट इज अर्नड इनकम, अर्नड
it is a earned income and it is a unearned income. There are the following components of the factor income. First number, compensation of employees. Second number, operating surplus. Third number, mixed income of the self-employees. And there are the following components of the transfer income. First number, voluntary transfers, forced transfers or the compulsory transfers, current transfers and the capital transfers. Next, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं and it means राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, it means factor income should be included into the estimation of the national income and the transfer income cannot be included into the estimation of the national income. इसके साथ में अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच में अब हम आपको डिफरेंस बताते हैं। ये देखिए, घरेलू आय एवं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय देखिए, अब इसमें क्या डिफरेंस है। ये दो तरफा भुगतान है और ये, अब देखो ये दो तरफा है, ये भी दो तरफा है। मैं आपको ऐसे बताता हूं, ये देश की घरेलू सीमा में अर्जित आय है। देश की घरेलू सीमा के अंदर अर्जित आय है और इसमें देखेंगे यह विश्व के किसी भी क्षेत्र से अर्जित आय है। दूसरा, ये जो होता है सभी उत्पादकों के द्वारा अर्जित आय है और इसमें केवल सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित आय है। तीसरा डिफरेंस, तीसरे में इसमें NFIA को शामिल नहीं करते। इसमें NFIA को शामिल करते हैं। और अब आप देख रहे हैं, इसका हमने ये तीन डिफरेंस बता दिया है और इसके बाद में आप आगे देखेंगे कि संगठकों की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है इसके संगठक में अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय, ये शामिल करते हैं। इसमें संगठकों में कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष, मिश्रित आय और NFIA भी शामिल होता है। अब ये देखो, इसके चार डिफरेंस बन गए। देखो मैं अब आपको बताता हूं इंग्लिश में डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड द नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम एंड नेशनल इनकम, it is produced or earned into the domestic territory of a country and it is earned from the rest of the world। and next, सभी उत्पादकों के द्वारा अर्जित आय है। all the producers like the normal residents of a country and the raw residents of a country earned income, while केवल सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित आय है। it is earned only normal residents of a country and NFIA should not be included into the estimation of the factor income, while the NFIA should be included into the estimation of the national income। and there are the following components of the factor income. First number, compulsory surplus, operating surplus and mixed income, and there are the following components of the national income. First, compulsory surplus, second, operating surplus, third number, mixed income and fourth number, NFIA। next question, वास्तविक जीडीपी। अच्छा, इसको वास्तविक शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं
जो कि 100 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो कि आप निम्न को कैसे व्यवहार में लाओगे। मतलब कई बार होता है कि आप कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि आप इसको नेशनल इनकम में शामिल कैसे करोगे, कारण सहित देना है। देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं कि किसको आप राष्ट्रीय आय में शामिल करोगे और किसको आप घरेलू आय में शामिल करोगे। ये चीज एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो ये एक बॉक्स मैंने बनाया, ये आपका एक इंडिया है, इंडिया, और एक बॉक्स मैंने ये बनाया, ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, विदेश है, ये बाहर है, विदेश। आप कुछ भी मान सकते हैं, यूएस से जर्मनी, जापान, जो भी है, चाइना इत्यादि विदेश में कुछ भी ले लो। अब आप देखिए, जो इनकम आप अपने देश के अंदर कमाएंगे, जो इनकम आप अपने देश के अंदर अर्जित करेंगे, वो आपकी घरेलू आय होगी। ये देखिए, ये होगी घरेलू आय। देखिए इस बात को जरा थोड़ा ध्यान से समझना। जो इनकम आप अपने देश की बाउंड्री के अंदर अर्जित करते हैं, वो इनकम आपकी घरेलू आय होती है। और जो इनकम आप बाहर से, बेशक हमारे देश के ही लोग होंगे, हमारे देश के ही लोग होंगे जो बाहर जाएंगे और बाहर जाकर के इनकम को कमा करके हमारे देश में ला करके देते हैं, वो इनकम हमारे देश की इस घरेलू सीमा में जुड़ती है, इसलिए उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। देखिए जो इनकम हमारे देश के अंदर आ रही है, ये देखिए इनकम हमारे पास आ रही है, इनकम हमारे पास बाहर से आ रही है, तो इसको हम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में शामिल करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। और जो पैसा हमारे देश से बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, हमारे देश का पैसा बाहर जाएगा, वो भी हमारे घरेलू आय का भाग है। ये देखो मैं एरो से समझा दिया, ये भी पैसा ये जा रहा है, देखो इनकम हमारी यहां से जा रही है। देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूं, इस बात के लिए रिपीट करके बताता हूं। ये इंडिया है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, विदेश है। अभी मैंने कहा कि घरेलू आय में क्या शामिल करोगे, बहुत सीधी सी बात है कि जो हमारे देश के अंदर अर्जित आय है उसको शामिल कर लो। अगर हमारे देश की आय बाहर जा रही है, वो भी हमारी घरेलू आय है, उसको भी हम अपने देश की घरेलू आय में शामिल करेंगे। अब राष्ट्रीय आय की बात आ गई। अच्छा, राष्ट्रीय आय में क्या बात आती है कि जो पैसा बाहर से हमारे देश में सामान्य निवासियों के द्वारा आ रहा है, हम सामान्य निवासी में हमारे देश के लोग ही बाहर जाकर के पैसा अपने देश को दे रहे हैं, तो उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से देना है, आप देखना है कि जो भी गैर कानूनी क्रियाएं होती हैं, उन गैर कानूनी क्रियाओं से मिलने वाली आय को कभी भी आप ना तो घरेलू में शामिल करेंगे और ना ही राष्ट्रीय में शामिल करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह होती है कि अगर किसी भी तरह का आप अनुदान, हस्तांतरण, भुगतान करते हैं, सहायता करते हैं, तो इनको भी कभी भी ना तो घरेलू में शामिल किया जाता है और ना ही राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। अब आपको मैं एक आध एग्जांपल देकर के बताता हूं। मान लो, देखिए अब आप समझो, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको 6 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जाएगा। पहले बता रहा हूं मैं आपको बेटा, देखो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत का दूतावास, देखिए भारत का दूतावास जो अमेरिका में स्थित है, भारत का दूतावास जो अमेरिका में स्थित है तथा उस दूतावास में कार्यरत अमेरिकन हैं, अमेरिकन कर्मचारी हैं, तो इसे अब आप देखिए, इसे घरेलू आय या राष्ट्रीय आय
में शामिल करेंगे, शामिल करेंगे। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखिए, भारत का दूतावास जो अमेरिका में स्थित है और उस दूतावास के में कार्यरत अमेरिकन कर्मचारी हैं, तो उसे घरेलू आय या राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। वही सीधा सी जवाब। देखो, अभी 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 मैंने आपको बताया था, भारत का दूतावास कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत क्या है? इंडिया। अच्छा, काम करने वाले कौन से हैं? अमेरिकन। अमेरिकन का मतलब हो गया कि वहीं के कर्मचारी। अब वहां के कर्मचारियों को जो मजदूरी वेतन देंगे, तो कौन देगा? हम ही तो देंगे। भाई, मजदूरी वेतन कौन देगा? हमें देंगे। तो भारत ही अपने यहाँ का पैसा अमेरिका के कर्मचारियों को दे रहा है, इसलिए ये हमारी घरेलू आय का भाग होगा। देखो, इसका आंसर क्या बन गया? ये हमारी घरेलू आय है। क्या है? राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे घरेलू में, आपका जवाब होगा घरेलू आय। और क्यों होगा? क्योंकि हमारे देश का जो पैसा है वो कहां जा रहा है? अमेरिका में जा रहा है, उनके कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी बन रहा है। एक बात। दूसरा देखो, अब आप दूसरा देखिए। जैसे टर्की में भूकंप के कारण तबाही आ गई और हमारा देश और इंडिया उनको अनुदान दे रहा है, अनुदान की सहायता दे रहा है, तो अब आप ये बताइए कि इसको हम घरेलू आय में शामिल करेंगे, राष्ट्रीय आय में? आपका जवाब होगा स्टूडेंट्स कि इसको ना तो हम घरेलू आय में शामिल करेंगे और ना ही राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यह मात्र हस्तांतरण भुगतान है, एक ट्रांसफर पेमेंट है, इसलिए इसको ना तो हम घरेलू में शामिल करेंगे ना इसको हम राष्ट्रीय में शामिल करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, इसका आंसर क्या हो गया कि ये ना राष्ट्रीय है और ना घरेलू है। ये दोनों देखो मैंने कट मार दिया, इसके आंसर में कट मार दिया, ना तो घरेलू है ना तो इसको राष्ट्रीय में शामिल करेंगे, क्योंकि क्या है? इसका आंसर हस्तांतरण भुगतान के अंदर आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक जो है 6 नंबर का न्यूमेरिकल आय विधि और व्यय विधि का आएगा, जो कि मेरे न्यूमेरिकल पोर्शन में आप जाएंगे वीडियो में, तो वो मैंने इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, वो आप एक बार देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको अगला क्वेश्चन भी बोल देता हूं। वो क्या है कि वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और इनमें जो है, इनमें कौन सा एक कल्याण का अच्छा सूचक है। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, क्वेश्चन है मौद्रिक जीडीपी एवं, ये मौद्रिक है मनी, एवं वास्तविक जीडीपी में अंतर बताओ, और इन दोनों में कौन सा कल्याण का अच्छा सूचक होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये बनता हमारा कि आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय में नेशनल इनकम का अनुमान लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन, व्यय, ये आय है तो यहां व्यय हो जाएगा। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, व्यय विधि हो गया। अगला क्वेश्चन ये होता है कि दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं। दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे
बचा जा सकता है। और इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है कि आय का चक्रीय प्रवाह समझाओ। आय का चक्रीय प्रवाह समझाओ। आज मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और कल की वीडियो में मैं आपको इससे आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। और इन्हीं क्वेश्चन के अलावा आप कुछ मत कीजिएगा, ये फर्स्ट चैप्टर से लेकर के फोर्थ चैप्टर तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट मीन्स आपके जो है इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर जो हमारी अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, और तीसरा नंबर राष्ट्रीय आय का जो समुच्चय, और चौथा नंबर जो राष्ट्रीय आय का मापन है। ये 4 चैप्टर जो पहली यूनिट बोली जाती है फर्स्ट यूनिट के, ये सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। इनके अलावा आपको भी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट की जो कल भी वीडियो में डालूंगा उसमें मैं मनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि मनी के क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, उसके बारे में आंसर सहित मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, सारी जानकारियां लेनी है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाओ, नोट्स भी वहां पर अवेलेबल हैं और मैंने डिटेल से सारी चीज आपको समझाया हुआ है। थैंक यू।